अस्सलाम वालेकुम। चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री की। और हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस करना शुरू किया था कि हमारा जो चैप्टर हाइड्रोजन एंड वाटर हम पढ़ रहे थे उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी कर कर आए थे। अब हमारे पास जो चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियसली जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोजन वाटर का ही है और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं या जो हैं। ठीक है जी, तो उसके पीछे का जो भी एमसीक्यूज होगा उसके पीछे का मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन उस एमसीक्यू की देता रहूंगा साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को, जिसमें सबसे फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कहा जा रहा है हाइड्रोजन हैज डैश आइसोटोप्स। दिस इज डैश कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं एंड द ऑप्शंस आर, और ऑप्शंस है हमारे पास नंबर 1, 2, 3, 4 या 5। अच्छा जी, तो अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये जो एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है ये हम क्लास 9th में भी डिस्कस कर कर आ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये बात पढ़ी है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स कहते हैं वो तमाम सब्सटेंसेस या वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्लास 9th में हमने काफी डिटेल में इस बारे में पढ़ा है। तो जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने आइसोटोप्स हैं? मतलब हाइड्रोजन का ऐसे कितने सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, तो वो 3 जो आइसोटोप्स में हम पढ़कर आए थे हाइड्रोजन के, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम is the isotopes of hydrogen. There are 3 isotopes of hydrogen. ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो द राइट ऑप्शन इज 3। आई होप सो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी किसी को, बहुत ही इजी एमसीक्यू है जो आप बार बार पढ़ते हुए आए हो प्रीवियस क्लासेस में भी और अभी की क्लासेस में भी। ठीक है जी, बहुत आसान एमसीक्यू था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है हमसे नंबर 2, कह रहे हैं गैस फिल्ड इन वेदर बलून्स, कि वो गैस जो वेदर बलून्स में फिल की जाती है। वेदर बलून्स मतलब जो गैस के गुब्बारे होते हैं, गैस बलून्स होते हैं, उनमें फिल की जाने वाली गैस कौन सी गैस होती है? एंड द ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो कौन सी गैस है भाई जो वेदर बलून्स में फिल की जाती है? एंड द राइट ऑप्शन इज हाइड्रोजन। ये बात हम पढ़कर आए थे बेटा जब हम हाइड्रोजन अपने टॉपिक में हाइड्रोजन वाटर के चैप्टर के अंदर के हाइड्रोजन की जब हम यूजेस को डिस्कस कर रहे थे, तो हाइड्रोजन के यूजेस में हमने एक यूज ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन वेदर बलून्स, कि हाइड्रोजन को यूज किया जाता है वेदर बलून्स में भी, मतलब गैस के गुब्बारों में भी। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? हवा से हल्की गैस है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ रहती है। जो वेदर बलून्स होते हैं, जो गैस के बलून्स होते हैं, उनमें जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है जनरली वो कौन सी गैस है? दैट इज हाइड्रोजन गैस। ये भी बहुत इजी है, ये यूजेस में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो वेदर बलून्स में जो गैस फिल की जाती है दैट इज हाइड्रोजन गैस। इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नंबर 3, जिसमें क्या पूछा जा रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत समझने वाला एमसीक्यू है। कह रहे हैं इन सोडियम हाइड्राइड मतलब NaH ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज डैश। कह रहे सोडियम हाइड्राइड में मतलब NaH में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की वो क्या है? ठीक है बेटा, तो ऑप्शन है हमारे पास 2, 1, -2, -1। अब ये जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन में ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि हाइड्रोजन का जो
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1 और -1। मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर भी बॉन्डिंग कर सकती है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी बॉन्डिंग कर सकती है। तो सोडियम हाइड्राइड इस NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखें, ये जो सोडियम है ये क्या चार्ज रख रहा है, पॉजिटिव। सोडियम हमेशा एक मेटल है, सोडियम जो है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और सोडियम एक बॉन्ड बनाता है। अब ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन के साथ, तो जब पॉजिटिव सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 होगी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है या एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्डिंग कर सकता है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 ही होती है, +1 या -1 बैलेंसिंग के मुताबिक। तो इसका मतलब 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ना +2 ना -2 इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्या हो सकता है ऑप्शन, या तो +1 या फिर -1। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को कि इस पे चार्ज कौन सा आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके या देके किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये जो सोडियम है इस पे चार्ज कौन सा है, प्लस का। ऑब्वियसली मेटल है सोडियम, तो सोडियम कौन सा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव। और ये जो हाइड्रोजन है जब ये सोडियम के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव शो कर रहा होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट है किसकी तरफ, पॉजिटिव सोडियम की तरफ। समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव सोडियम की तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा है, -1 शो कर रहा है। मेरी ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी सबको? देखिए, हाइड्रोजन जब किसी भी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ कनेक्ट होता है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, +1 या -1। तो ऑब्वियसली +2 और -2 तो हो ही नहीं सकता। अब +1 या -1 में से क्या है, तो अब देखेंगे कि हम कि वो किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम है जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो रही है। अब ये हाइड्रोजन अगर सोडियम के साथ कनेक्टेड है तो हम चेक करेंगे कि भाई सोडियम कौन सा चार्ज रखता है। तो सोडियम ऑब्वियसली मेटल है, तो सोडियम कौन सा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, अब अगर सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में शो करेगा, तभी सोडियम की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है ना। समझ में आ रही है मेरी बात कि सोडियम के साथ बॉन्डिंग ही कब होगी, जब हाइड्रोजन अपनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो +1 -1 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा, -1, क्योंकि वो पॉजिटिव सोडियम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। मेरी ये बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? अगर यही हाइड्रोजन Cl के साथ कनेक्ट होता तो उसका मतलब क्लोरीन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली फिर हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज आता, तो वहां पे हाइड्रोजन अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता, +1। लेकिन अगर अब सोडियम के साथ है तो सोडियम के साथ होने का मतलब क्या हो गया, सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -1। ठीक है, तो इन सोडियम हाइड्राइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, इजी है, ये भी कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि वो किसके साथ, किस एटम के साथ, किस एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो कि है नंबर 4, और इसमें क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिएगा। पूछ रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड डैश, के एटॉमिक हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या कहलाती है। और जब हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में क्या मौजूद है हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब इन तमाम ऑप्शंस को जरा वन बाय वन टैली करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब होता है बेटा, मतलब हाइड्रोजन किस फॉर्म में, एटम की फॉर्म में। जब हम किसी भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन होती है किसी भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसके लिए हम ये बात पढ़कर आए थे कि 104 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए। ठीक है जी, तो जब कोई मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किसी भी एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती है तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो क्या कहलाता है। देखें, अगर मैं प्रोटियम की बात करूं
ड्यूटेरियम की बात करूं या ट्राइटियम की बात करूं, तो ये तमाम, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये सारे क्या हैं? दैट आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होती है वो कहलाती है प्रोटियम। सही है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन तो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एटॉमिक हाइड्रोजन। तो प्रोटियम तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ड्यूटेरियम भी नहीं हो सकता, ट्राइटियम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, जैसे अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है। बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन? नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन में भी हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या मतलब? द न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो न्यूली बॉन्ड होती है, जो नौजायदा हाइड्रोजन होती है, उसको क्या कहा जाता है? नेसेंट हाइड्रोजन। और एटॉमिक हाइड्रोजन को ही नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई नई हाइड्रोजन न्यूली बॉन्ड होती है तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाती है। और उसी एटॉमिक हाइड्रोजन को हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है जी, ये बात हम नेसेंट हाइड्रोजन के टॉपिक में पढ़कर भी आए थे। और नेसेंट हाइड्रोजन जो है इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये चार्ज कैरी करती है, ये अनस्टेबल होती है। ठीक है जी, तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को ही एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑब्वियसली एटॉमिक हाइड्रोजन, या एटॉमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। दोनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है जी। और अगर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन पूछा जाता तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है वो किसका, क्या ऑप्शन होता है उसका फिर राइट ऑप्शन? फिर प्रोटियम इज द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। प्रोटियम को हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं या सिंपल हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन अभी ऑर्डिनरी नहीं पूछा, एटॉमिक पूछा है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नेसेंट हाइड्रोजन। आई होप ये एमसीक्यू में भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये एमसीक्यू भी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है नंबर 5। कहा जा रहा है एमसीक्यू में द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस नोन एंड रिमार्केबल इज डैश। सबसे ज्यादा कॉमन सब्सटेंस जो जाना जाता है और रिमार्केबल है वो कौन सा है? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा कॉमन सब्सटेंस जो हमारी अर्थ पर मौजूद है दैट इज वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस नोन एंड रिमार्केबल। जो सबसे ज्यादा पाया जाता और इस्तेमाल किया जाने वाला जो सब्सटेंस है हमारी अर्थ पर, वो कौन सा है? दैट इज वाटर। राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस जो हम जानते हैं, जिसको मतलब पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बारे में सभी जानते हैं। जब ग्रीक पीरियड में जब साइंटिस्ट ने जो है वो स्टडी करना शुरू किया था, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि 4 एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करती है हमारी अर्थ, जो कि उसमें एक एलिमेंट क्या था? वाटर का, जिसको उन्होंने कहा था कि वाटर, अर्थ, फायर और एयर। तो उसमें वाटर सबसे ज्यादा रिमार्केबल और मोस्ट कॉमन नोन सब्सटेंस जो है वो है। समझ आई मेरी बात सबको? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे कॉमन सब्सटेंस हमारे अर्थ पर जो जाना जाता है दैट इज वाटर। तो राइट ऑप्शन इज यहाँ पर वाटर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बहुत इजी एमसीक्यू है ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नंबर 6। आगे कह रहे हैं, अब वाटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है हमारे पास। कह रहे हैं वाटर शोज एनॉमलस बिहेवियर बिटवीन, एंड द ऑप्शंस आर 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा जा रहा है कि वाटर जो है वो अपना बिहेवियर एनॉमलस शो करता है कितने टेम्परेचर रेंज पर। ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो आप पढ़ चुके हो अभी वाटर के चैप्टर में भी, हाइड्रोजन वाटर ऑब्वियसली, जिसके हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और ये बात आप पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आ चुके हो कि एनॉमलस बिहेवियर या एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्यों होता है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कह रहे हैं कि किस रेंज में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास? 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी अपना बिहेवियर अजीब शो करता है, एनॉमलस शो करता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। इसकी क्या लॉजिक थी? हमने डिस्कस की थी कि नॉर्मली सब्सटेंस टेम्परेचर में इजाफा होने की सूरत में एक्सपेंड होते हैं, और टेम्परेचर की कमी होने की सूरत में या टेम्परेचर डिक्रीज होने की सूरत में वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं।
लेकिन पानी ऐसा वाहिद सब्सटेंस है जो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो अपना बिहेवियर एनोमलस शो कर रहा है। मतलब कि टेम्परेचर अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर कम होता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर है जो पानी को दूसरे सब्सटेंसेस से मुख्तलिफ बनाती है, तो ये बिहेवियर पानी कितने टेम्परेचर रेंज में शो करता है? 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए सबको, बहुत इजी एमसीक्यू था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि है नंबर 7। कैन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। पानी की डेंसिटी पूछी जा रही है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी पूछी जा रही है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शंस है हमारे पास 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.988 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.981 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब इसमें क्या कंडीशन है, जरा इसको समझते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। कहने द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। हम ये बात जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब होता है हमारे पास बेटा? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब लिक्विड वाटर की बात की जा रही है ऑब्वियसली, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। लिक्विड वाटर लिक्विड की हालत में कब होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब देखिए यहाँ पर जो तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं चारों, इसमें मैक्सिमम डेंसिटी कौन सी गिवन है हमारे पास? 0.981, 0.18, 918, 0.988 या 0.998। तो यहाँ पर ऑब्वियसली पानी की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होनी चाहिए, और द मैक्सिमम वैल्यू इज 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है? 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट ऑप्शन। समझ आ रही है मेरी बात सबको अच्छे तरीके से? ऑब्वियसली जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगे उसमें सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वही हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन इज 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाकी तमाम डेंसिटीज जो यहाँ पर मौजूद है वो सब 0.998 से कम है। ठीक है जी, इसमें भी आई होप सो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि एमसीक्यू भी। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें आपको अगर वैल्यूज याद नहीं है तो आप उसमें लॉजिक अप्लाई करके, कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि है नंबर 8। इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। अब इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कुछ एमसीक्यू पहले, के नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऑर्डिनरी हाइड्रोजन किसको कहा जाता है। एंड द ऑप्शंस आर नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम एंड नंबर 4 नेसेंट हाइड्रोजन। तो अब ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है। अभी हम पिछले एमसीक्यू के अंदर जो हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन से रिलेटेड, उसमें भी हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं। आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को दूसरे अल्फाज में या अदर वर्ड्स क्या कहा जाता है। ऑप्शंस में है हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और नेसेंट हाइड्रोजन। तो हम ये बात अभी पढ़कर आए हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को ही नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन पूछा जा रहा है, तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोटियम इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। आई होप ये एमसीक्यू भी सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी पूछा जा सकता है, एटॉमिक हाइड्रोजन भी पूछा जा सकता है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सबको, ये भी आसान एमसीक्यू है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट अकाउंट्स फॉर द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट डैश। कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी का कितना वेट कंसिस्ट करता है वाटर पर, मतलब इंसानी जिस्म में कितना वाटर बाय वेट जो है वो मौजूद होता है।
एंड द ऑप्शंस आर 50%, 60%, 70% एंड 80%। तो ये बात एक बहुत जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, ये सिर्फ इसको केमिस्ट्री में ही हम डिस्कस नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी या कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है उसका कितना परसेंट हिस्सा बाय वेट जो है वो वाटर पर कंसिस्ट करता है। एंड द राइट ऑप्शन इज 70%। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू वेट या बाय वेट। ठीक है जी, तो इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा कंसिस्ट करता है किस पर? पानी पर, जो पानी से मिलकर बना है, जिसमें पानी मौजूद होता है वगैरह वगैरह। समझ आ रही है मेरी बात सबको अच्छे तरीके से? इस एमसीक्यू में भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत आसान एमसीक्यू है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि अब हमारा लास्ट एमसीक्यू होगा नंबर 10, जिसमें कहा जा रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड डैश। अच्छा, इसमें भी बहुत ध्यान से समझ के आंसर करने वाली बात है। कह रहे हैं हाइड्रोजन की जो एडिशन होती है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, उसको क्या कहते हैं? मतलब किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसके नतीजे में जो प्रोसेस है उस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे हम? एंड द ऑप्शंस आर हाइड्रोजनेशन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन, नंबर 3 रिडक्शन एंड नंबर 4 नन ऑफ दिस। अच्छा जी, तो अगर आप ध्यान से देखो इस एमसीक्यू में हम जब डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में आपने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिस्कस किया था। और इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, मतलब कोई भी अगर जैसे कि इथीन है तो जब उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इथेन में। सही है? तो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये बात हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब हम ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे थे कि जहां पर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है ये बात हम पहले भी डिस्कस कर आ चुके हैं, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है खाली कि हम ये बताइए कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हो रही है तो उसको कहते हैं हम हाइड्रोजनेशन। इस एमसीक्यू को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजनेशन डैश टू एन unsaturated compound is called hydrogenation। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या एडिशन ऑफ डैश टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन को किसी भी तरीके से किसी भी वे में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब कि आपको ये बात याद रखनी है खाली कि जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो अभी हमने जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके बेटा? तो यहाँ पर हमने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए केमिस्ट्री के अपने चैप्टर हाइड्रोजन वाटर से, तो उसमें आई होप किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं एक और एमसीक्यू को, जिसमें कहा जा रहा है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड डैश। जो कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट उनको क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड नन ऑफ दिस। सही है जी, तो हम कुछ और भी एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ कि कार्बन ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं, दोस कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड डैश। तो उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ये बात भी हम डिस्कस कर आ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब वो कंपाउंड जो कंसिस्ट करते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन पर। तो इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत आसान एमसीक्यू है, कई दफा हम इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। आगे लिखा जा रहा है कि अ ह्यूमन बीइंग ड्रिंक वाटर डेली अबाउट डैश लीटर्स, कि एक इंसान एवरेज कितना पानी दिन में पीता है, कितना पानी कंज्यूम करता है पीने के ड्रिंकिंग के लिए।
ऑप्शंस हैं 5 4 3 2 कि 5 लीटर पानी पीता है एक इंसान एवरेज, 4 लीटर, 3 लीटर या 2 लीटर पानी। तो द राइट ऑप्शन के एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कंज्यूम करते हैं कितना, 2 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डेली। एक इंसान एवरेज 2 लीटर पानी पीता है अपने दिन भर में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ह्यूमन बीइंग ड्रिंक वाटर डेली अबाउट 2 लीटर्स। ठीक है भाई, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी एमसीक्यू थे तो इसके बारे में पता ही होना चाहिए हमें, तो इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप सो। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं when water react with more electropositive metals it produce dash and hydrogen gas। तो ये बात भी हम पढ़कर आ चुके हैं वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि जब वाटर रिएक्ट करता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ तो वो क्या बनाता है, डैश और हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब बनते हैं हमारे पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं हमारे पास बेटा, हाइड्राइड्स बनते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन में वाटर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जब पानी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियसली ये लास्ट क्लास में ही हम डिस्कस कर आए थे फर्दर इसके बारे में। और इसी तरह से हमारे पास एक और जिसमें कहा जा रहा है व्हेन वाटर रिएक्ट विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इट प्रोड्यूस डैश एंड हाइड्रोजन गैस एंड द ऑप्शंस आर। तो अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट या मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा पानी तो क्या बनाता है, जब बनाता है ऑक्साइड, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम या इसके अलावा जिंक के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा, मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ या मेटल्स के साथ, तो नतीजे में ऑक्साइड्स बनते हैं। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की जो हमने फर्दर डिस्कस भी की थी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में इस तरह से पूछी जा सकती हैं। लिखने का मकसद, ये समझाने का मकसद यही था। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।